right, we are live everyone. A very good evening and warm welcome to Infinity Learn Need by श्री चैतन्य। बच्चे, आपका ये प्रारंभ सीरीज है जिसमें हम 11th क्लास की पढ़ाई करते हैं। 11th क्लास में पहला चैप्टर जो आपका लिविंग वर्ल्ड है उसको हम फिनिश कर चुके हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज उसका लेक्चर नंबर 2 की बारी है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आने से पहले कॉमेंट्स देख रही थी कि कुछ बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि मैम कल रोहित सर आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आर प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग कि कल रोहित शर्मा सर लाइव आएंगे। यस, हिटमैन विल बी लाइव ऑन दिस चैनल इटसेल्फ आपके दोपहर में 1 बजे 19th ऑफ मई को। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उसके बिना आप कमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इसको, एंड कल मजे करने आ जाना 1 बजे ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट। ऑलराइट बच्चों, तो भाई गुड इवनिंग जतिन महेश्वरी। हम बात करेंगे प्रारंभ सीरीज की, जिसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो थोड़ा सा आपका वास्ट सा चैप्टर है, उसको शुरुआत हमने कर दी थी। आज लेक्चर 2 की बारी है। लेक्चर 1 में हमने ये समझ लिया था कि अगर आप सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके तहत वी आर हैविंग फर्स्ट मोनेरा, सेकंड वी आर हैविंग प्रोटिस्टा, थर्ड वी आर हैविंग प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया। ये 5 किंगडम है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आपके लाई करते हैं। अब ये पांचों किंगडम को हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ाई करेंगे, फंजाई को भी, एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया का आपका सेपरेट एक चैप्टर हो जाता है। आपके वीडियोस देखे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जतिन महेश्वरी जी। ममता, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो आज बच्चे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 की बारी है। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम मोनरेंस पढ़ने वाले हैं। A to Z सारा मोनरन हम कंप्लीट करके जाएंगे आज की अभी की क्लास में। प्लस यू विल ऑल्सो बी सॉल्विंग सम सुपर अमेजिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मोनेरा इटसेल्फ। मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो आपका आर्कीबैक्टीरिया पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो मेथनोजेंस का काम क्या है, 2020 का आपका क्वेश्चन है। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होते हैं, 2019 का आपका क्वेश्चन है। तो जितने भी आपके आर्कीबैक्टीरिया है, हर साल उससे एक सवाल आपका पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, तो हम वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अजय कुमार, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हम वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्लस पूरे टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा विद एनसीईआरटी लाइंस। जो भी आप पीपीटी देखोगे आपको एनसीईआरटी की एक लाइन उसमें देखने को मिलेगी। तो हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले मैं वापस से शेयर कर दूं ये न्यूज आप बच्चों के साथ में। कल 1 बजे लाइव रोहित शर्मा सर विल बी देयर अलोंग विद एनजे सर। तो जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हो 1 बजे इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाए हिटमैन से, एंड वो क्रिकेट से उसको रिलेट करते हुए एंड एजुकेशन को रिलेट करते हुए आपको आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है जी, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सुपर अमेजिंग टॉपिक विच इज मोनेरा। इनिशियली जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हुई तो लिनायस साहब ने बहुत मेहनत से ये बताया कि सारे ऑर्गेनिजम्स को आप 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हो, एंड दोस 2 किंगडम्स वर प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आने लगी कि भाई जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में उसमें तो हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, मल्टी है, उसमें हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फोटोसिंथेसाइज कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है जो नहीं कर पा रहे, जो हेटेरोट्रॉपिक है। दोनों को ही हमने सेम कैटेगरी में रख दिया है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के रहते हुए आपका 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड फाइनली 5 किंगडम सामने आया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत लंबे समय तक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया कि हाँ जी ये बिल्कुल रोबस्ट सिस्टम है, और इसी सिस्टम के हिसाब से आपके सारे ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ाई कर लेंगे। स्टडीज विल बी वेरी इजी। तो उसके हिसाब से ही हम मोनरेंस को, प्रोटिस्टा को, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई को पढ़ते हुए चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विटेकर सर, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जितने ऑर्गेनिजम्स है उसको मैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं, उस प्रॉब्लम का निवारण किया विटेकर सर ने। कैसे निवारण किया? इन्होंने कहा भाई सारे प्रोकैरियोट्स को एक्सक्लूसिवली एक ही किंगडम में रख दो विच इज योर मोनेरेंस। तो एक्सक्लूसिवली मोनेरा में वी आर हैविंग प्रोकैरियोट्स,
एंड मेजरली प्रोकैरियोट्स में वी आर हैविंग बैक्टीरिया। तो सारी बैक्टीरिया वर पुट अंडर ए कैटेगरी व्हिच इज योर मोनेरा, जिसको कि आपको मोनेरा में रखा गया। तो मोनेरा के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें मेंबर है। सिंस दे आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ ऑल द प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में से क्या खास बातें होती हैं, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलती हूं, आपको समझ में आता हुआ चलेगा। ऑलराइट, सो पहली लाइन, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर है, दे आर योर बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहां पे मैं ये एग्जाम्पल कोट करती हूँ, जहां हम स्टूडियो में बैठ के मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड जहां बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, आप अपने रूम में देखेंगे, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि पेट्री प्लेट के ऊपर आप कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो अगर पेट्री प्लेट के अंदर आप न्यूट्रिएंट मीडियम को लेकर के उसको घुमाएंगे ना रूम में, यू विल बी एबल टू सी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया सराउंडिंग यू, जिसको कि आप देख भी नहीं पा रहे हो। तो इतने थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको अपने रूम में ही देखने को मिल जाएंगे। मतलब बैक्टीरिया तो सर्वव्यापी है, ये हर कहीं देखने को मिल जाता है। दे अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल। एक मुट्ठी भर सॉइल के अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की हैबिटाट की बात करें बच्चे, तो बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, प्लस इसके पास कुछ ऐसे सुपर पावर्स भी है कि एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सट्रीम हैबिटाट? मान लीजिए हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट वाला एरिया है, स्नो है बहुत ज्यादा, डीप ओशंस है, वहां जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जहां बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, वहां पे आपके बैक्टीरिया आर कैपेबल टू सर्वाइव। मुकेश पूछ रहा है मैम बैक्टीरिया इज इमॉर्टल इफ वी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। मुकेश कुमार भाई, इमॉर्टल हम इसलिए बोल देते हैं मुकेश कुमार, क्योंकि बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल है। जब ये एक सेल डिवाइड करेगा तो ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक से दो में कन्वर्ट होना तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, बट यूनिसेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दे आर सिनोनिम्स। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा तो वो वही बैक्टीरिया दो को फॉर्म कर दिया, इसलिए हम इसको इमॉर्टल बोल देते हैं मुकेश कुमार। ठीक है, दैट इज द रीजन वी से दैट योर बैक्टीरिया, योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। इसके अलावा कोई फंडा नहीं है इसके पीछे, राइट? चलिए जी, तो हमने बात करी बच्चे कि जो आपके बैक्टीरियाज है ये एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज की मैं बात करूं तो इट माइट बी हॉट स्प्रिंग, इट माइट बी डेजर्ट एरिया, स्नो, डीप ओशंस, कोई भी एक्सट्रीमिटीज आप इमेजिन कर लीजिए। इन एवरी एक्सट्रीमिटीज में योर बैक्टीरिया इज कैपेबल टू सर्वाइव, ये सर्वाइव कर पाएगा। यस रोशन, दो अलग अलग कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। किस बेसिस पे? लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। कुछ ऐसे भी है जो एज ए पैरासाइट रह रहे होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के मतलब हमने मोनेरन के कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कुछ और कैरेक्टर्स के जो बैक्टीरिया है। भाई क्लासिफाई करने के पीछे हमारा मेन एजेंडा ये था कि अगर मैं किसी क्लास में ऑर्गेनिज्म को रख दूं तो उस क्लास की प्रॉपर्टीज मुझको पता है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म उस क्लास में आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टीज उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी। तो मोनेरन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, सबके सब ऑर्गेनिज्म can be unicellular, colonial और filamentous prokaryotic organism। एक बात तो श्योर है that they will always be prokaryotic। Now what do I mean by prokaryotic? सुनिएगा ध्यान से। prokaryotic बच्चे, प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव, प्रो का मतलब हो जाता है जी प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब होता है मेरे बच्चे न्यूक्लियस, which means कि यहाँ पे ना primitive type of nucleus present है। Now what do I mean by primitive type of nucleus? Primitive type of nucleus is the one जिसमें nuclear membrane नहीं present है, जिसमें double membrane bound organelles नहीं पाई जाती है, जहाँ पे सिर्फ आपको membrane less organelle देखने को मिलती है, जहाँ पे आपका nucleoid like structure present है, histone protein present नहीं होगा। तो ये सारी properties जिस organism में होती है उसको आप prokaryotic कहते हैं। Pro simply means primitive and karyotic simply means nucleus. Roshan ma'am, only Monera is prokaryotic.
यस बिल्कुल सही मिश्रा जी, सिर्फ और सिर्फ मोनरेंस में ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाकी सारे किंगडम बीट प्रोटिस्टा, बीट फंजाई, बीट प्लांटी, बीट एनिमिलिया, चारों के चारों यूकैरियोटिक होते हैं। उसमें आपका एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपके मोनरेंस आपकी प्रोकैरियोटिक है, विच मींस दे आर हैविंग विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट, जो आपका न्यूक्लियस है वो एक्चुअल न्यूक्लियस जैसा तो नहीं है, विच मीन्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वहां पे नहीं प्रेजेंट है, ना ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, या आप इसको इनसेपिएंट न्यूक्लियस भी कह देते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड और इनसेपिएंट न्यूक्लियस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स, बिकॉज यहाँ पे आपका नेक्ड डीएनए होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो यहाँ पे प्रोटामीन्स पाया जाता है, प्रोटामीन्स। नाउ अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो डीएनए इतना बड़ा मटेरियल है, डीएनए को कंडेंस करने के लिए वी डू नीड सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन विच आर योर हिस्टोनिक प्रोटीन। तो हिस्टोनिक प्रोटीन मिल करके उस डीएनए को कंडेंस फॉर्म में रखते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 डिफरेंट टाइप के होते हैं। नाउ इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमारे नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन प्रेजेंट है। पहली बात तो डीएनए उतना बड़ा नहीं है, दूसरी बात आपको उतना कंडेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यूकैरियोट्स के अंदर तो क्या होता है जी, यूकैरियोट्स में आपका जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी अनटेंगलिंग करते हैं आप, तब जाकर के डिवीजन होएगा, है ना, तब जाकर आगे चीजें परफॉर्म होंगी, अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो जाती है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स सिंपल है इन कंपैरिजन टू योर यूकैरियोट्स, ठीक है। Ribosomes are present. Of course, Mamta, ribosomes are present in the case of prokaryotes because ribosomes are membraneless organelle. फंजाई तो कल पढ़ेंगे भाई ठीक है मंजू कुमारी। चलिए, तो हमने समझा कि प्रोकैरियोटिक है, नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होती है, नंबर 2 जो न्यूक्लियस है, सिंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट विच मींस जो आपका न्यूक्लियस हो गया उसको आप न्यूक्लियोइड या इनसेपिएंट न्यूक्लियस बुलाएंगे, इसमें हिस्टोन प्रोटीन आपके एब्सेंट होंगे। जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलके आपकी सेल वॉल बनी होती है। अब सुनिएगा ध्यान से, जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका क्राइटेरिया ये था कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में रख दो, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमिलिया में रख दो। बैक्टीरिया में सिंस देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने उसको प्लांटी में रखा हुआ था। कहाँ रखा था जी? प्लांटी में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप बैक्टीरिया को कहाँ रखते हैं? आप उसको रख देते हैं जी प्लांटी में, ठीक है। इस बार एससी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है? मंजू कुमारी, बेटा कट ऑफ पे एक डिटेल सेशन हुआ है ऑलरेडी, आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट आई वुड से जब तक कि आंसर की रिलीज नहीं हो जाती तब तक कुछ भी बात ऑथेंटिक नहीं होगी, बिकॉज एक क्वेश्चन में तो एम्बिग्यूटी है ही है केमिस्ट्री वाले में। उस आंसर की को एक बार रिलीज होने दो, उसके बाद एक्चुअल कहानी हमारी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए सुपर, आगे चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है वो सबके सब एब्सेंट है। हमने बात करी अभी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली विच इज योर राइबोसोम दैट विल बी प्रेजेंट। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो राइबोसोम है अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आप उसको 70s एंड 80s दो अलग टाइप का समझते हैं। तो 80s विल बी प्रेजेंट इनटू यूकैरियोट एंड दिस 70s टाइप इज फाउंड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। ये आपका प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो राइबोसोम प्रेजेंट तो है बट कुछ अलग टाइप का राइबोसोम है जो आपका 70s टाइप का होगा। नाउ नंबर 6 पॉइंट, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक बट मेजरली दे आर हेटरोट्रोपिक। बच्चे एक क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है,
जो बैक्टीरिया है, जो मोनरेंस है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो डाइवर्सिटी इन केस ऑफ न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा होता है मोनेरा में, इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनिज्म में इतना डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलता। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देखिए, न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, विच मीन्स क्या तो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करेगा विच इज ऑटोट्रॉपिक, या किसी और पे डिपेंडेंसी को शो करेगा विच इज हेट्रोट्रॉपिक। दो टाइप का हो सकता है। नाउ ऑटोट्रॉपिक में भी दो फर्दर टाइप का हो सकता है। अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो एनर्जी है, चाहे तो वो सनलाइट से ले, उसको आप फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, या वो एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन से ले, उसको आप कीमो ऑटोट्रॉपिक कह देते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक के भी जो दो फर्दर टाइप है वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। हेट्रोट्रॉपिक में भी वी कैन हैव पैरासिटिक, वी कैन हैव सेप्रोफिटिक और वी कैन हैव सिम्बायोटिक ऑल्सो। ये तीनों ही मोड आपके बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन वाइज अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन द मेंबर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा के मेंबर्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, हाँ जी, सुपर्ब। आगे बढ़ जाते हैं जी। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है दे आर आल्सो फाउंड एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, से एसोसिएट होकर के आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम भी पाए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें बैक्टीरिया कितना अलग अलग प्रकार का हमें देखने को मिलता है, सो बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप क्या है वो आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि नंबर 1, इस बैक्टीरिया को देखिए, देखने में कैसा लग रहा है बच्चे? कैसा लग रहा है बताइए, देखने में कैसा लग रहा है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इट इज स्फेरिकल शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप आप डिवाइड कर सकते हो बैक्टीरिया को फर्दर कैटेगरीज में। नंबर 1 जो कि आपका स्फेरिकल शेप दिख रही है उसको मैं कोकस कहती हूं। क्या कहा जी? कोकस बैक्टीरिया। एवरीवन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, चैट बॉक्स में लिखेंगे कोकस इज स्फेरिकल। अब देखिए, हो सकता है ये एक सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, उसको मैंने मोनोकोकस कहा। शेप क्या है? बोलो मैम, स्फेरिकल है। शेप क्या है बच्चे? स्फेरिकल है। या हो सकता है दो बैक्टीरिया आसपास में इकट्ठे रह रहे हो, तो उसको हमने बोल दिया जी डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, दो बैक्टीरिया एक साथ में रह रहे हैं, दोनों स्फेरिकल है। देन वी हैव स्टेफाइलोकोकस, इस तरीके से क्लस्टर में प्रेजेंट है। वी कैन ऑल्सो हैव टेट्राकोकस, जहां पे आपके 4 बैक्टीरिया रह रहे हैं। वी कैन ऑल्सो हैव स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस आपका चेन में रहने वाला बैक्टीरिया है, एंड क्लस्टर में रहने वाला बैक्टीरिया विल बी योर स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। तो बैक्टीरिया को हमने बेस्ड अपॉन द शेप डिवाइड किया। अगर बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल है, गोल गोल है, तो उसको आप कोकस कह देते हैं। क्या कहा बच्चों? उसको हमने कोकस बोल दिया। चलते हैं सेकंड शेप पे, सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप कुछ इस टाइप का होगा देखने में, देख लीजिए कैसा लग रहा है जी। बोलो मैम ये तो रोड शेप्ड लग रहा है। अगर मेरा बैक्टीरिया रोड शेप्ड होगा उसको मैं बेसिलस बुलाऊंगी। क्या कहेंगे बच्चे? बेसिलस बुलाएंगे। स्फेरिकल को मैंने बोल दिया जी कोकस, रोड शेप को मैंने बोल दिया जी बेसिलस, प्लूरल को आपने बेसिलाई बुला दिया। एक ही बात है, ये आप सिंगुलर में इसको बेसिलस कहते हैं एंड प्लूरल को आपने बेसिलाई बुला दिया। तो बेस्ड अपॉन द शेप, बेस्ड अपॉन द शेप, रोड शेप्ड वाला बैक्टीरिया इज योर बेसिलस, राइट। चलिए जी, थर्ड कैटेगरी पे आ जाते हैं। इस बच्चे ने पहले लिख दिया था थर्ड वाली कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी इज, इसको देखिए आप, जो कोमा शेप्ड है, दिस वन कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को आप वाइब्रम कहते हैं। वाइब्रम, प्लूरल में आप इसको वाइब्रियो बुला देंगे। सो बेस्ड अपॉन द शेप, द थर्ड टाइप इज कोमा शेप्ड। योर कोमा शेप्ड इज वाइब्रम। नंबर 4 पे आ जाते हैं, विच इज योर स्पाइरल शेप्ड। अगर मेरे बैक्टीरिया की शेप ऐसे स्पाइरली प्रेजेंट है तो उसको हम कह देते हैं स्पाइरुलम। स्पाइरुलम, ठीक है, प्लूरल में आप उसको स्पाइरुला कह देते हैं। सो बेस्ड अपॉन द शेप मेरा बैक्टीरिया 4 अलग प्रकार का हो सकता है। इफ इट इज स्फेरिकल उसको मैंने कोकस कहा, इफ इट इज रोड शेप्ड उसको मैंने बेसिलस कहा, अगर वो स्पाइरल शेप्ड है स्पाइरुला कहा, और अगर वो कोमा शेप्ड है तो मैंने उसको विब्रियो बोल दिया। ये मेरे एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये वाले। हाँ जी, अब क्वेश्चन कैसा आएगा यहां से, है ना? हमारे काम की बात तो यही है मैम कि क्वेश्चन कैसा बनता है यहां से। तो क्वेश्चन मेरे बच्चों इस कॉन्टेक्स्ट से बन सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ देगा, यू हैव टू मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, लिख दिया नंबर 1 रोड शेप्ड, लिख दिया नंबर 2 स्फेरिकल,
नंबर 3 कॉमा शेप्ड, नंबर 4 स्पाइरल शेप्ड। यहां पे लिख दिया स्पाइरुलम, ये कॉलम नंबर 2 है। यहां लिख दिया आपका बेसिलस, यहां लिख दिया आपका विब्रियो, यहां लिख दिया आपका कोकाई। नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको एक्सप्लेन करना है। पीडीएफ, थैंक यू वेरी मच रोशन मिश्रा जी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा इस वाले टॉपिक से कि आपको एक कॉलम में लिख दिया कि क्या क्या शेप हो सकती है बैक्टीरिया का, दूसरा कॉलम में आपको बैक्टीरिया का नाम लिख दिया। तो यू शुड नो कि रोड शेप्ड को आप क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं, कोकाई कहते हैं। ऑलराइट, चलिए जी सुपर, चलते हैं जी आगे। तो आगे हम कुछ बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। बैक्टीरिया के हमने मेन कैरेक्टर्स को देखा, बेस्ड अपॉन द शेप उसको हमने डिवाइड भी कर दिया 4 अलग कैटेगरीज में। अब हम आगे चलते हैं कि क्या क्या लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन में क्या कर सकता है बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन में क्या कर सकता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मेरे बच्चों मोटे तौर पे अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो इट कुड आइदर बी एरोबिक और कुड आइदर बी अनएरोबिक। क्या तो ये एरोबिक हो सकता है या ये अनएरोबिक हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैम? डिफरेंस एकदम साफ है, स्पष्ट है कि अगर कोई बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तो उसको मैं एरोबिक कह दूंगी, उसको मैं एरोब्स कहूंगी, राइट। दूसरा, अगर किसी बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको मैं अनएरोब्स कह दूंगी। तो मेजरली आई एम हैविंग एरोब्स एंड अनएरोब्स। नाउ दो बातें भी आपने सुनी होंगी। विनय प्रताप इंजीनियर, नमस्ते बेटा, यू मोस्ट वेलकम। दो बातें आपने सुनी होंगी, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने ये शब्द ऐड कर दिया दैट इट इज ऑब्लिगेट, इट इज ऑब्लिगेट एरोब्स, इसका मतलब ये हुआ ऑब्लिगेट सिंपली मीन्स बच्चों की स्ट्रिक्टली एरोब्स है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो सरवाइव करेगा, और अगर एब्सेंट है सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी देन एंड देयर सेल्फ, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव कर पाएगा। और अगर मैंने लिख दिया ऑब्लिगेट अनएरोब, इट इज द बैक्टीरिया जो स्ट्रिक्टली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सरवाइव कर पाएगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्लिगेट सिंपली मींस स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिंजेंट है इस रूल को फॉलो करने के लिए। नाउ व्हाट इज फैकल्टेटिव? व्हाट इज फैकल्टेटिव बच्चे? एग्जाम्पल के साथ में हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स। स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करेगा दैट देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल बेसिलस सबटिलिस, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया आपका है फैकल्टेटिव अनएरोब। अब देखिएगा जी, ये आपका स्ट्रिक्ट इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। व्हाट आर फैकल्टेटिव अनएरोब्स? ये ना एडजस्ट करने वाला बैक्टीरिया है। नॉर्मली प्रेफरेंस अगर पूछी जाए तो दिस बैक्टीरिया प्रेफर टू रेस्पायर एरोबिकली, मतलब इसको पसंद है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ये रेस्पायर करेगा। बट अगर कल्चर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इट कैन स्विच ऑन टू इट्स अनएरोबिक मोड, राइट। तो प्रेफरेंस पूछी जाए तो इट हैज टू बी एरोबिक, बट अगर प्रेफरेंस नहीं भी है तो काम चला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल स्विच ऑन इट्स अनएरोबिक मोड एंड इट इज गुड टू गो। इसकी डेथ नहीं होगी, बट ये वाली की डेथ हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट में तो इसकी डेथ तो पक्का से श्योर है। एग्जाम्पल मेरे बच्चे इज स्यूडोमोनास। चलते हैं जी थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड इज ऑब्लिगेट अनएरोब, स्ट्रिक्टली अनएरोब है। ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है सरवाइव करेगा, नहीं है सरवाइव नहीं कर पाएगा, एज सिंपल एज दैट। आपका एग्जांपल हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम। नाउ व्हाट इज फैकल्टेटिव एरोब्स? तो नॉर्मल कंडीशंस में बच्चे नॉर्मली ये रेस्पायर करता है अनएरोबिकली, मतलब इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
लेकिन अगर प्रेजेंट हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टिंग बैक्टीरिया है, ये तब भी सरवाइव कर लेगा, इसकी डेथ नहीं होगी। ऑब्लिगेट वाले की डेथ हो जाएगी बट फैकल्टेटिव वाले की डेथ नहीं होगी। दे डू हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, अगर वो प्रेफरेंस मिली बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल बी एबल टू सर्वाइव। मैम हेट्रोसिस्ट, बेटा हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में होता है, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर समझना है डिटेल में क्या होता है तो थोड़ी देर में समझाऊंगी, यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी थ्रू आउट द लेक्चर। और सेशन को शेयर कर दो, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुला लो कि बहुत ही अमेजिंग क्लास चल रही है। मोनेरा को क्लास में अभी की अभी समझ के पढ़ के खत्म करके जाएंगे आप लोग, राइट। चलिए, तो रेस्पिरेशन में अगर कुछ भी डाउट है बच्चों तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। मैंने आपको समझाया कि आपका बैक्टीरिया कैन आइदर एरोबिकली रेस्पायर और इट कैन रेस्पायर अनएरोबिकली, दो तरीके से रेस्पायर कर सकता है, एरोबिक और अनएरोबिक। इसमें भी हमारे पास ऑब्लिगेट वाला भी है एंड फैकल्टेटिव वाला भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो चले भाई, कुछ डाउट नहीं है तो आगे हम न्यूट्रिशन पे मूव कर देते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप इट शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, NCERT की लाइन है। एंड इस पे पहले क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस लाइन से पूछा हुआ है, दैट which group of the kingdom shows the most extensive metabolic diversity? तो you should understand it is your bacteria, it is your prokaryote। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो तो काफी सिंपल है, प्रोकैरियोट से हमने देख लिया, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ मोटा मोटी इसमें कोई बड़े ऑर्गन्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ दे आर कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर वाइज देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके बैक्टीरिया, राइट। तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की तो क्या क्या टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो सकती है आपके बैक्टीरिया में, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके किंगडम मोनेरा को अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि कार्ल वुज सर ने दिया था। कार्ल वुज सर ने ये कहा कि भाई मोनेरा में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो ट्रू बैक्टीरिया है और कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करता है। जो ट्रू बैक्टीरिया है उसको हम यू बैक्टीरिया कहेंगे, ऐसा बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम में ही सर्वाइव करता है उसको हम आर्की बैक्टीरिया कहेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया में हमको हेलोफिल्स को पढ़ना है, हमको थर्मोएसिडोफिल्स को पढ़ना है एक्सक्यूज मी, और हमें मेथनोजेंस को पढ़ना है। तीनों ही टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। व्हाट आर हेलोफिल्स, व्हाट आर थर्मोएसिडोफिल्स, व्हाट आर मेथनोजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की तो यू बैक्टीरिया में वी कैन हैव photosynthetic autotroph. We can also have chemosynthetic autotroph. Autotrophs means the organism which can synthesize their own food. Now, in order to synthesize their own food, अगर वो energy extract करता है from the sunlight, then I will call it photosynthetic. और अगर वो energy extract करता है from the chemical reaction, then I will call it chemosynthetic autotroph. इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, या लिख देती हूं एनसीईआरटी लिखती है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। नाउ वी कैन आल्सो हैव अ वेरी टाइनी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसको आप माइकोप्लाज्मा कह देते हैं। माइकोप्लाज्मा पे एनसीईआरटी ने ले दे के 4 लाइनें दी है और उसी 4 लाइन के अराउंड में आपका हर साल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, तो समझेंगे हम माइकोप्लाज्मा को भी। शुरुआत करते हैं बच्चे बैक्टीरिया के मोड्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रोपिक में व्हाट इज कीमो ऑटोट्रोपिक, व्हाट इज फोटो ऑटोट्रोपिक, हेट्रो में वी विल डिस्कस पैरासिटिक क्या है, सेप्रोफिटिक क्या है एंड सिम्बायोटिक क्या है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को एक्सट्रैक्ट करके एटीपी बनाता है एंड वहां से अपने फूड को सिंथेसाइज कर पाता है। अब जैसे ही मुझे दिखा फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार प्लांट भी तो यही चीज़ करते हैं, प्लांट आर ऑल्सो कैपेबल टू ट्रैप द सनलाइट और उसको एटीपी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना पाते हैं। तो क्या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट का फोटोसिंथेसिस में कुछ डिफरेंस होता है? व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप लोग? क्या बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है एंड प्लांट जो करेगा, उन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? द आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस।
not a single difference. There are major difference between bacterial photosynthesis and your plant. पहला difference तो आ जाता है based upon the pigment. प्लांट में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में वी हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर प्लांट क्लोरोफिल. वी हैव बैक्टीरियो पर्प्यूरिन एंड वी हैव बैक्टीरियो विरिडिन ऑल्सो. तो पहला डिफरेंस तो पिगमेंट के बेस पे ही आ गया प्लांट में एंड बैक्टीरिया में. दूसरा डिफरेंस बच्चे, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एज दे डज नॉट लिबरेट ऑक्सीजन, दे आर एनऑक्सीजेनिक. मैम ये क्या बात हुई, एनऑक्सीजेनिक क्या होता है जरा समझा दो, समझ लेते हैं बच्चे. ये व्हाइट कलर आपको विजिबल होगा ना. अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, मुझे बताना अगर ये कलर विजिबल नहीं है तो. अगर हम प्लांट्स की बात करें बच्चे तो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका H2O मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है जिसको कि मैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बुलाती हूं. H2O स्प्लिट होकर के 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देता है. यस, ये पढ़ते हो आप लोग, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देगा. ये जो 2H प्लस है ये आपका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में काम आ जाएगा. जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है उसको फुलफिल करने में काम आ जाएगा. नाउ जो ये ऑक्सीजन आपका यहाँ पे निकल गया, इट इज द ऑक्सीजन जो आपका प्लांट एक्सेल आउट कर रहा होता है, ये वही ऑक्सीजन है. तो since oxygen is liberated out, that is why I call this oxygenic. इसको मैं oxygenic photosynthesis कह देती हूँ. Am I clear? Am I clear what is oxygenic? Now in case of bacteria, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ बच्चे, यहाँ लिख देती हूँ, I am speaking about bacteria. तो बैक्टीरिया में H2O स्प्लिट ना हो करके H2S स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज देयर. नाउ अगर H2S स्प्लिट होगा तो 2H प्लस आपका निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकलेंगे एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन देयर इज सल्फर व्हिच इज लिबरेटेड आउट. यहाँ पे सल्फर लिबरेट आउट होगा. H प्लस का तो वही काम है ना, प्रोटॉन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करना ताकि ATP बन पाए. इलेक्ट्रॉन का भी वही काम है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है उसको फुलफिल कर पाए. जो सल्फर है आपका, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फर निकला, देयर बाय सिंस यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं निकला, मैं इसको बुला देती हूं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. एम आई क्लियर इन दिस थिंग? Am I clear कि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस हुआ एंड प्लांट में जो हुआ उसमें डिफरेंसेस होते हैं. पहला डिफरेंस है बेस्ड अपॉन द पिगमेंट. दूसरा डिफरेंस है बच्चे इन लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. यहाँ पे लिबरेट होता है, दैट्स वाई इसको मैं ऑक्सीजेनिक बुला देती हूँ, या नहीं होता है इसलिए मैं इसको एनऑक्सीजेनिक बुला देती हूँ. चलिए जी, नाउ यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर है इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड या थायोसल्फेट आपका हो सकता है. एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है? आप सब बच्चे मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे. एग्जाम्पल विल बी योर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड वी ऑल्सो हैव ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक्सक्यूज मी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दोनों का दोनों बैक्टीरिया will show photoautotropic mode of nutrition. Come on in the chat box. In the chat box, this is your purple sulfur bacteria. ज्यादा स्पेसिफिक होके एग्जाम्पल बताऊं तो क्रोमेटियम एंड थायोस्पाइरुलम, ये दोनों ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक है, जो सनलाइट को यूज करते हैं मेरे बच्चों और सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. इट इज दैट एटीपी दैट हैज बीन यूज्ड टू कन्वर्ट, दैट हैज बीन यूज्ड टू फिक्स CO2 मॉलिक्यूल इनटू द ग्लूकोज 1, जो कि ग्लूकोज बना देता है. ठीक है जी, ये आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का. नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. एग्जाम्पल्स, क्लोरोबियम इज योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. इट इज ऑल्सो योर फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये भी आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है. राइट, तो क्रोमेटियम थायोस्पाइरुलम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम इज योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. दोनों के दोनों बैक्टीरिया आर कैपेबल टू फोटोसिंथेसाइज विद सनलाइट. सनलाइट को लेकर के ये अपना फूड खुद बनाने की क्षमता रखते हैं. राइट, चलिए जी, moving on to the next type which is your chemosynthetic bacteria. What is that? अगर आपका बैक्टीरिया
अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पा रहा है, बट उसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। जो एटीपी मॉलिक्यूल है अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन से आती है तो उसको आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बुला देते हैं। सो दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड फेरस आयंस। इसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को ये एक्सट्रैक्ट आउट कर पाते हैं। एग्जाम्पल मेरे बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल इज in the case of nitrifying bacteria we have Nitrosomonas and Nitrococcus। दोनों का दोनों बैक्टीरिया will be chemosynthetic bacteria, autotropic है and ATP extract out कर रहा है from the chemical reaction। Second is your sulfur bacteria, sulfur which is Thiobacillus। Thiobacillus is also your synthetic bacteria। Third one is your iron bacteria which is your Ferrobacillus। ठीक है जी, तो हमने न्यूट्रिशन की बेसिस पे ये समझा ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, दे माइट बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, फोटोऑटोट्रोपिक एंड कीमोऑटोट्रोपिक। फोटोऑटोट्रोपिक तो वो बैक्टीरिया है जो सनलाइट को यूज करता है एटीपी बनाने में और उस एटीपी से CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है। वेयर एज कीमोऑटोट्रोपिक आर द वंस जो केमिकल रिएक्शंस को यूज करता है, केमिकल रिएक्शन से एटीपी को लेगा और उस एटीपी को यूज करेगा CO2 को फिक्स करने में इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कह देते हैं। तो भाई हमने समझाया आपको ये दो बातें। पहली चीज फोटो ऑटोट्रोपिक जो लाइट एनर्जी को यूज करेगा, एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड योर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कीमो के एग्जांपल हमने देख लिया, थायोबेसिलस। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, हेट्रोट्रोपिक। नाउ अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोपिक। मेजरली आपका बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है, विच मीन्स इट इज नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी डेड एंटिटी पे डिपेंड करता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फूड, उसको आप हेट्रोट्रोपिक बुला देते हैं। तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट होगा नेचर में। दे मेजॉरिटी आर decomposers। Now what are decomposers? Decomposers are the bacteria जो कि गले सड़े पदार्थ पे डिपेंड करता है अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके प्लांट की पत्तियां टूट के नीचे गिर गई है, जो एनिमल का फीकस नीचे गिरा हुआ है, उस सड़े पदार्थ को उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा एंड वहां से अपने लिए एटीपी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेगा। तो मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स। They are also helpful in making curd from the milk, number 1, production of antibiotics, number 2, and fixing nitrogen in the legume roots। number 1 की बात करते हैं, curd from the milk। आपकी मम्मी जब घर पे दही बनाती हैं तो अगर आपने देखा हो तो वो पहले से बनाए हुए दही, थोड़ा सा दही उसमें ऐड करती है मिल्क में। अब जो पहले से बनाया हुआ दही है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, दैट एक्ट्स एज ए इनोकुलम। वो इनोकुलम क्या करता है, वो थोड़ा सा बैक्टीरिया आएगा एंड कोगुलेट करना शुरू कर देगा एंड सारा आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें स्प्रेड हो जाएगा और पूरे मिल्क को कोगुलेट करके लैक्टिक एसिड बना रहा है इसलिए उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें पहले इनोकुलम की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू मेक कर्ड, राइट। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड थर्ड इज नाइट्रोजन फिक्सिंग इन द लेग्यूम रूट्स। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे कि आपके टाइफॉइड, कॉलरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे जो डिजीज हैं ये बैक्टीरिया के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं। तो बैक्टीरिया हेल्पफुल भी हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो बैक्टीरिया भी आपका हो सकता है। तो हेट्रोट्रोपिक मोड में बच्चे बेसिकली वी आर हैविंग नंबर 1 पैरासिटिक, नंबर 2 सेप्रोफिटिक, नंबर 3 सिम्बायोटिक। नाउ पैरासिटिक, अगर आपका बैक्टीरिया किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है उसको आप पैरासिटिक कहते हैं। डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। नंबर 2 सेप्रोट्रॉफिक, जो एनिमल फीकस के अंदर पाया जाएगा उसको आप सेप्रोट्रॉफिक कह देते हैं। इट विल डिराइव इट्स न्यूट्रिशन, इट्स फूड फ्रॉम डेट्रिटस which is dead and decaying substances, right?
एग्जाम्पल आपका ई कोलाई, ये सिम्बायोटिक भी हो सकता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देयर इज म्यूचुअल डिपेंडेंस, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि आपका राइजोबियम लेगुमिनोसिरम जो कि लेगुमिनस प्लांट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आपके हेटेरोट्रॉफिक में वी कैन हैव दीज थ्री मोड्स, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड सिम्बायोटिक। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करता है, जिसको कि आप आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज आर्की बैक्टीरिया? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, बीट हाई टेम्परेचर, बीट वेरी लो पीएच, बीट वेरी हाई सलाइन कंडीशंस, ये सारी हार्श हैबिटेट में रहने की कैपेबिलिटी जो बैक्टीरिया रखता है उसको आप आर्की बैक्टीरिया कह देते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया बिकॉज इसका डिफरेंट सेल वॉल होता है, और जो डिफरेंट सेल वॉल है यही रिस्पॉन्सिबल है इसको एक्सट्रीमिटीज में सर्वाइव कराने के लिए। तो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। वी विल फर्स्ट बिगिन विद मेथनोजेंस। 2020 में इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नीट 2020 में आपका सवाल आया था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन था। बच्चे आपके जो मेथनोजेंस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रुमिनेंट एनिमल। रुमिनेंट एनिमल आर द ब्राउजिंग एनिमल, जैसे आपकी काउज होगी, आपकी बफलोज होगी, इसके स्टमक के पार्ट होते हैं जिसको कि आप रुमिनेंट बुलाते हैं। तो रुमिनेंट एनिमल में आपको मेथनोजेंस देखने को मिलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन और बायोगैस। ये मीथेन या बायोगैस को प्रोड्यूस कर पाते हैं फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल। इनका जो गोबर होता है उससे ये प्रोड्यूस कर पाते हैं मीथेन गैस को। तो देखिए जी, ये आपकी काउ या बफलो है, प्लांट मटेरियल खाया इन्होंने, मेजरली प्लांट पे ही डिपेंड करती है ना, चारा जो आप डाल देते हो, चारा खाया, चारा खाने के बाद बैक्टीरियल डाइजेशन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, उसके अंदर डाइजेशन हो गया, उसके बाद मेथनोजेंस विल एक्ट एंड आपका मीथेन गैस विल बी आउट, मीथेन गैस बाहर निकल आएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जांपल्स। एग्जांपल जिस पे क्वेश्चन आता है, मेथनोजेंस के स्पेसिफिक एग्जांपल बता दो। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या एग्जांपल है मेथनोजेन के। तो मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव मेथानोकोकस नंबर 1, वी हैव मेथानोबैक्टीरियम नंबर 2। दीज टू आर योर मेथनोजेंस। जन मतलब प्रोड्यूसिंग, मेथनोजेंस, जन मतलब प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग, मेथनो मीन्स मीथेन, तो मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को आप कह देते हैं मेथनोजेंस। ठीक है जी, मेथनोजेंस। चलिए नेक्स्ट इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स, नाम में काम ढूंढो, नाम क्या है? हेलोफिल्स। हेलो मीन्स सॉल्ट, दे लिव इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरमेंट, नाम से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात ये है हेलोफिल्स की कि ये स्ट्रॉन्ग लाइट में दे डेवलप ए पिगमेंटेड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। अब मजे की बात ये होती है कि जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है इट इज कैपेबल टू कैप्चर द सनलाइट, ये सनलाइट को कैप्चर कर पाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज ये हो जाता है कि क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट को कैप्चर कर पा रहा है तो क्या वो अपना फूड भी खुद सिंथेसाइज कर पाएगा? अब आंसर हमेशा यस नहीं हो सकता। अगर उस सनलाइट को वो यूज कर पा रहा है एटीपी में कन्वर्ट करने के, और उस एटीपी को यूज कर रहा है CO2 को फिक्स करने में इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देन यस। और अगर वो सनलाइट को नहीं यूज कर पा रहा है एटीपी कन्वर्ट करने में, देन आंसर इज नो। तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट इज प्रेजेंट जो सनलाइट को तो कैप्चर कर लेगा, लेकिन ये जो सनलाइट हमने कैप्चर की है इससे एटीपी नहीं बना सकते हम, और उस एटीपी से हम CO2 को फिक्स नहीं कर सकते ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई योर हेलोफाइल्स आर नॉट autotropic, they are your heterotropic. ये they cannot use this ATP in food synthesis, that's why they will be heterotropic. ये आपके heterotropic होंगे। देखिए जी, ये तो वही बात होगी कि हाथ तो आया मुंह ना लगाया, ATP तो बना पाया लेकिन अपना फूड खुद नहीं बना सकता। They are heterotrophs. ठीक है जी, ये आपके heterotrophs हो जाते हैं। एग्जाम्पल वुड बी हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। ये दो ऐसे बैक्टीरिया है जो कि हेलोफाइल्स की
कैटेगरी में आते हैं बच्चे, एंड ये अपनी एटीपी को हार्नेस तो कर पाते हैं बट उसको यूज नहीं कर पाते हैं इन ऑर्डर टू फिक्स CO2 इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। राइट एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार सवाल आया है, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो वर्ड से आप समझिए टेम्परेचर, ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा। एसिडोफिल्स जो एसिडिक कंडीशन में, जो लो पीएच में सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसा बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्रीज एंड हाई एसिडिटी पीएच विच इज लेस देन 2। इतने पीएच में, इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आवर थर्मोएसिडोफिल कैन डू सो, ये कर सकता है ऐसा। देखिए ऐसे हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है आपका थर्मोएसिडोफिल। ठीक है जी, चलिए ये ऑक्सीडाइज कर पाते हैं सल्फर को टू द सल्फ्यूरिक एसिड अंडर एरोबिक कंडीशंस एंड द एनर्जी ऑब्टेन्ड हैज बीन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। सिंथेसाइज कर पा रहा है इसलिए आप इसको कीमोसिंथेटिक कह देते हैं, है ना। ऑटोट्रोपिक तो हुआ बिकॉज अपना फूड खुद बना रहा है, केमिकल रिएक्शन से एटीपी ले रहा है, इसलिए हमने इसको कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रख दिया है। ठीक है, थर्मोएसिडोफिल्स एग्जांपल वुड बी योर थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। थर्मोप्लाज्मा and thermoproteus will be the common examples. Yes बच्चे, तो हमने आर्कीबैक्टीरिया में पढ़ी हैं 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज हेलोफिल्स जो एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। नंबर 2 इज थर्मोएसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर लो पीएच में देखने को मिलती है। नंबर 3 इज मेथनोजेंस जो आपका गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल में पाया जाता है, दैट विल बी योर मेथनोजेंस। राइट, चलते हैं जी अपने ट्रू बैक्टीरिया पे। आर्कीबैक्टीरिया तो ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीमिटीज में ही सर्वाइव करता है। वी डू हैव अ नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि आपका ट्रू बैक्टीरिया होता है, उसको आपने यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में रख दिया है। तो बच्चे ये आपका ट्रू बैक्टीरिया है नंबर 1। नंबर 2, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ दे आर मोटाइल देयर विल बी ए फ्लैजिलम आल्सो, एक फ्लैजिला भी पाया जाएगा। अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की तो इसमें आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, आपके माइकोप्लाज्मा, आपके एक्टिनोमाइसिटीज, आपके क्लेमाइडी एंड आपके स्पाइरोचीट्स। ये पांचों कैटेगरी आपकी यू बैक्टीरिया से ही बिलोंग करती है। साइनोबैक्टीरिया जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बच्चा मुझसे पहले ही सवाल पूछ रहा था मैम हेटेरोसिस्ट क्या होता है, तो हेटेरोसिस्ट पे तो बहुत बार सवाल आता है आपका। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, व्हाट इज हेटेरोसिस्ट। तो समझ लेते हैं जी साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, then we will be able to understand कि जो साइनोबैक्टीरिया है आपका ये क्या काम कर पा रहा है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया मेरे प्यारे बच्चों दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत टाइम तक लड़ाई चलती रही कि इस ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बैक्टीरिया में रखें या इसको प्लांट में रखें, इसको एल्गी में हम क्यों ना छोड़ दें, है ना। तो बड़े टाइम तक ये लड़ाई चलती रही थी, बट सिंस इट इज प्रोकैरियोटिक तो इसको हमने रख दिया है जी आपके मोनोरेंस के अंदर। साइनोबैक्टीरिया जिसको आप BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, दे हैव क्लोरोफिल A which is similar to the green plant and they are photosynthetic obviously। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सनलाइट को हार्नेस कर पा रहा है तो ऑटोट्रॉपिक ही तो होगा। तो साइनोबैक्टीरिया विल बी योर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, अब अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकता है, मैरिन भी हो सकता है। मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म होती है, कुछ मैरिन भी होती है। They often form blooms in polluted water bodies. Red Sea, रेड टाइड में क्या डिफरेंस है, एल्गल ब्लूम में क्या डिफरेंस है। रेड सी, रेड टाइड, एल्गल ब्लूम एक ही बात होती है, डिफरेंस होता है क्या ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है। व्हाट इज रेड सी? अगर आपका साइनोबैक्टीरिया स्पेसिफिकली ट्राइकोडेस्मियम पूरे सी के ऊपर स्प्रेड हो जाए, इस केस में होता यह कि साइनोबैक्टीरिया की फिनोमिनल ग्रोथ होती है, एक्सेस में ग्रोथ हो जाएगी, पूरे सी पे स्प्रेड हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी टू रेस्पायर। अब ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाई, रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया है, रेड सी बोल दिया। अगर प्रोटिस्टा है, रेड टाइड बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। अगर एल्गी है तो उसको
उसको एल्गल ब्लूम बोल देते हैं, ठीक है, उसको आप एल्गल ब्लूम बुला देते हैं। They can also occur in symbiotic association with almost every group, जैसे कि फॉन के अंदर एनाबीना एजोले, साइकस में एनाबीना साइकेडे, एंड आपके लाइकेंस में भी पाया जाता है। लाइकेंस इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड योर फंजाई, तो वो एल्गी आपकी साइनोबैक्टीरिया वाली ब्लू ग्रीन एल्गी ही होती है। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? दे माइट बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर को धारण कर सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड्स, जिसको कि आप ट्राइकॉम्स कह देते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ and there is absence of flagella throughout their life cycle. Now अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेरे प्यारे बच्चों मेटाबॉलिकली ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सुनिएगा ध्यान से भाई। साइनोबैक्टीरिया है विच मीन्स दे आर केपेबल टू फोटोसिंथेसाइज। यस, जब भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा अजय कुमार, तो ऑक्सीजन लिबरेट आउट होगी, ऑक्सीजन निकली, मतलब कंडीशन कैसी है, बोलो मैम एरोबिक कंडीशन बना दी इसने। तो क्या बना दी जी, एरोबिक बना दी। नाउ हम ये भी बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि भाई नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन फिक्स अगर करना चाहता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका एंजाइम है वो तो मैम नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के मैम अलग ही नखरे हैं। क्या नखरे हैं? उसको चाहिए प्योर अनएरोबिक कंडीशन। क्या चाहिए जी? अनएरोबिक कंडीशन, तभी वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा। नाइट्रोजिनेज ये कंडीशन लेकर के आता है। अब तो मैम लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हो गई जी? अगर तो प्लांट एरोबिक कंडीशन को मेंटेन करता है तो वहां पे आपका अपना फूड खुद बना पाएगा, बट अगर एरोबिक को मेंटेन नहीं करता है तो नाइट्रोजन फिक्स होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई। देन व्हाट दे विल डू, तो नेचर ने क्या किया, इस प्रोसेस के लिए आपकी नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बना दी। कुछ ऐसी सेल्स जिसमें आपकी एरोबिक कंडीशंस ही रहेगी, कोई फाइट नहीं है, आप ऑटोट्रॉपिक हो जाओ, आप अपना फूड खुद सिंथेसाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ ऐसी सेल्स भी बना दी जिसको हमने हेट्रोसिस्ट कहा। ये जो हेट्रोसिस्ट है, इसमें स्ट्रिक्टली हम अनएरोबिक कंडीशन को ही मेंटेन करते हैं ताकि नाइट्रोजिनेज आपका फंक्शनल हो पाए। नाइट्रोजिनेज फंक्शनल मतलब नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएगा। यस, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया, है ना। मिल गया सॉल्यूशन, है ना आशीष, म्यूजिक मिला सॉल्यूशन। तो भाई फोटोसिंथेसाइज भी कर पाएगा, नाइट्रोजन भी फिक्स कर पाएगा, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज, इसके तो हाथ में दोनों लड्डू हो गए। तो ये आपका सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, ये फोटोसिंथेसाइज भी कर पाता है और नाइट्रोजन को भी फिक्स कर पाता है, बस इसने जगह चेंज कर दी है। फॉर फोटोसिंथेसिस देयर आर वेजिटेटिव सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट, एंड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन देयर आर हेट्रोसिस्ट व्हिच आर प्रेजेंट, देयर आर हेट्रोसिस्ट। ठीक है जी, चलिए जी। तो some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells which is called as heterocyst। किस किस में? नोस्टॉक में एंड एनाबीना में। याद रह जाएगा एग्जाम्पल आशीष, याद रह जाएगा अजय एग्जाम्पल। नोस्टॉक का एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रख लोगे, एनाबीना का एग्जाम्पल आप मैम के नाम से याद रख लो कि आना बीना मैम के सेशन में, आना बीना एनाबीना। ठीक है, नोस्टॉक एंड एनाबीना ये दोनों आपके ऐसे साइनोबैक्टीरिया है विच आर कैपेबल टू फिक्स नाइट्रोजन अलोंग साइड फोटोसिंथेसिस। सिंथेसाइज भी कर पाएगा अपना फूड एंड नाइट्रोजन को भी फिक्स करने में ये मददगार रहेगा। ऑल राइट एवरीवन, ये डायग्राम देख लेना, पीछे मैम ने बनाया हुआ है। ये वाली सेल्स जो है बच्चे, ये मेरी हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट। अच्छा, हेट्रोसिस्ट के चारों तरफ भी ऐसी थिकनिंग करी जाती है कि बाहर से भी कोई ऑक्सीजन वहां पे अंदर ना आ सके, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली अनएरोबिक कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो नाइट्रोजनेज आपका एक्ट कर पाएगा। राइट, चलिए जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज माइकोप्लाज्मा। सबसे सूक्ष्म, बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म is mycoplasma. These are the organism which completely lack a cell wall. Cell wall ही present नहीं है,
सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होगा, इसको आप PPLO बुला देते हैं, विच इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल वुड बी योर माइकोप्लाज्मा एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये गिनती के 4 लाइन दिए हैं एनसीईआरटी ने, और इस गिनती के 4 लाइन से ही क्वेश्चन आ जाता है आपका माइकोप्लाज्मा पे। भाई पता है एग्जाम सेट करने वाले एग्जामिनर का ना माइंडसेट ये होता है कि बच्चे ने पूरे इस चैप्टर में इतना बड़ा बड़ा सारा फंजाई पढ़ लिया, मोनोरेंस को पूरा अच्छे से समझ लिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में समझ गया, आर्कीबैक्टीरिया समझ गया, है ना। तो एग्जामिनर को लगता है इतना छोटा सा टॉपिक जो कोने में दिया हुआ है उसको क्या ही पढ़ेगा बच्चा, और आप करते भी वैसा, आप नज़रअंदाज कर देते हो। तो जिस चीज़ को आपने नज़रअंदाज कर दिया एग्जामिनर ने इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो 4 लाइनें दी है, इसी 4 लाइन पे ही आपका सवाल आ जाता है बच्चे। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। Many mycoplasma are pathogenic in plants and animals, से पैथोजेनिक भी हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमने आज पढ़ाई करी, हमने आज समझ लिया है पूरे के पूरे मोनोरेंस को। नाउ वी आर ऑन टू ए क्वेश्चन। ये सवाल आप बच्चे सॉल्व कीजिए एंड इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आप लोग बता दीजिएगा, इसको हम देखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। कमेंट सेक्शन में ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन जो बच्चा करेक्टली इसका आंसर देगा उसको मिलेगा शाउट आउट फ्रॉम मी, राइट एवरीवन। तो कल बच्चों 1 बजे स्प्रेड कर दो इस न्यूज को, मोहल्ले में थोड़ा सा शोर शराबा मचा दो कि 1 बजे हिटमैन आ रहे हैं विद आर एनजे सर, जो कि नीट टॉपर से भी आपको मिलाएंगे एंड रोहित शर्मा से भी आपको मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो सी यू सून, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन।